हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक चैनल। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के मेथड्स। किन टाइप्स के मेथड्स होते हैं, किस तरीके से यूज करा जाता है, कहाँ एंड कब यूज करा जाता है, वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। As soon as we started with Java programming, तो हमने एक सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी कि आपको बोला गया था या हमने उस चीज़ को समझा था कि हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन। लेकिन थ्रू आउट हम काफ़ी सारे फंक्शंस बना भी चुके हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेथड्स का क्या होता है वो अभी तक हमें नहीं पता। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। बिफोर वी स्टार्ट बेसिक्स प्रोग्रामिंग और हमारे बेसिक लेक्चर्स को अगर हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक बहुत कॉमन कीवर्ड सुना था कि हम फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का काम एडिशन करने का है, डिस्प्ले जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी फंक्शन बनाया था, और अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो एक्चुअल में ये वर्ड फंक्शन या ये मेथड होते क्या है? तो इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं इनकी डेफिनेशंस की बात करती हूँ या मैं इनके टर्म्स की बात करती हूँ, तो आपका जो मेथड होता है ये बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसको एक पर्टिकुलर ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, और ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो ग्रुप टुगेदर होते हैं, बहुत ही सिंगल टास्क को परफॉर्म करेंगे। यानी अगर आपने एडिशन ऑफ नंबर्स का कोई फंक्शन बनाया या कोई मेथड बनाया तो वो जनरली आपके एडिशन ऑफ नंबर्स का ही काम करेंगे, अदर देन दैट वो कोई और दूसरा काम नहीं करेंगे। यानी एक बहुत ही स्पेसिफाइड और एक फिक्स टास्क होंगे, और जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं या जो स्टेटमेंट्स कह सकते हैं वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्टेटमेंट्स होंगे, और ये जनरली रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए काम में आता है। अब रीयूजेबिलिटी के हिसाब से कैसे? जैसे आपके प्रोग्राम में, एंटायर प्रोग्राम में आपने एरिया फंक्शन को बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बार बार अगर आप उस फंक्शन का कोड लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके कोड की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। प्लस जब आपके कोड की लेंथ बहुत बढ़ जाती है तो उसके अंदर से एरर रिमूव करना, एरर को ट्रेस करना, अगेन दैट्स अ टायरिंग टास्क। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं जो बहुत रिपीटेडली कॉल हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा कोड है जो बार बार कॉल हो रहा है, तो हम उसको एक फंक्शन में बना देते हैं। तो जब आप उसको फंक्शन बनाते हैं तो जनरली क्या होता है, आपने एक फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया। अब आपको जब भी उस कोड की जरूरत पड़ेगी तब आपको सिर्फ और सिर्फ उस कोड को कॉल करना है। यू डोंट नीड टू राइट द एंटायर कोड, आपको वापस से पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द इजी मॉडिफिकेशन एंड रीयूजेबिलिटी को। डेफिनेटली अगर आपके फंक्शन के अंदर मान लो कोई चेंज हुआ है, तो अगर आपने हर बार उस फंक्शन का कोड लिखा है तो आपको हर जगह वो जाके आपको कोड का चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन को यूज किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उस फंक्शन के कोड को चेंज करना है, एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड। जहां जहां पे वो फंक्शन कॉल होगा वहां वहां पे वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही जनरल कंसेप्ट में आप इसको यूज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जो हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं तो वहां पे भी हमारा फंक्शन का नाम आता है कि जब आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस या मेथड्स, जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, इनको हम साथ में रखते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं ये डेटा मेंबर्स पे काम करते हैं। अब अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे, इफ यू सी दिस डायग्राम, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सी ना। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक सिंटेक्स रहेगा, या इसकी कुछ बॉडी रहेगी, या इसका कुछ सिग्नेचर रहेगा। तो सर फर्स्ट सिग्नेचर होता है वो होता है इसका एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या रहता है कि वो फंक्शन कहाँ किस स्कोप तक कॉल हो सकता है, यानी उसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है। पब्लिक है तो पब्लिक लेवल पे एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लेवल पे एक्सेस होगा, इन दैट मैनर। रिटर्न टाइप, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। मेथड का नाम यानी आपके फंक्शन का नाम, डेफिनेटली आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया तो आप उसको कोई ना कोई नाम तो देंगे, तो उस नाम को हम बोलते हैं मेथड नेम। और पैरामीटर लिस्ट एंड पैरामीटर लिस्ट मीन्स आप जो भी उसके अंदर पैरामीटर एज अ पास करेंगे। फिर आता है आपके मेथड का हेडर, हो गया ये तो आपका पूरा, और फिर आता है आपके मेथड की बॉडी, यानी जो भी आप उसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है या जो भी आप उसके अंदर एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, वो सारा आपका मेथड्स के उसकी बॉडी के अंदर आएगा। अब बात होती है एक्सेस स्पेसिफायर की। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? तो जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये बेसिकली उसके एक्सेसिबिलिटी को बताता है। आप उसको किस लेवल पे और किस विजिबिलिटी मोड पे उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक है, तो ये पब्लिक एक ऐसा मेथड होगा जो सारी की सारी क्लासेस उसको यूज कर सकती है उसके ऑब्जेक्ट के साथ। प्राइवेट विद इन द क्लास ही होगा, एंड इवन ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, आप इसके ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड आपके जनरली इनहेरिटेंस में यूज होता है, सेम पैकेज सब क्लासेस में ये यूज होता है।
और जो डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट तो एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जहाँ आपने कोई भी उसको स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे आपने पब्लिक नहीं किया, प्राइवेट नहीं किया, प्रोटेक्टेड नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा एंड इट इज़ विजिबल। जो इसकी विजिबिलिटी रहती है वो सेम पैकेज में ही रहती है। अब हम हमारे बेसिक प्रोग्राम में ये देख लेते हैं कि एक फंक्शन को बनाया कैसे जाता है। तो फंक्शन को बनाने के हम ऑलरेडी एक बेसिक कंसेप्ट तो देख चुके हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट वापस आज देख लेते हैं। तो ये मेरी क्लास है फर्स्ट, मैं सेम क्लास को यूज़ करूँगी। जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका आपको एक्सेस स्पेसिफाई बताना पड़ता है कि कैसा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफ़ॉल्ट है, जो भी आप बताना चाहते हैं आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद आप उसका रिटर्न टाइप बताते हैं, वट एवर रिटर्न टाइप यू वॉन्ट टू हैव। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, इसी के अंदर मैंने बनाया है पब्लिक वॉइड ऐड, ओके। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ कुछ भी दे रही हूँ, इंटीजर x इक्वल्स टू 2 + 5 system dot out dot println the addition value is ओके। एक हमने और चीज़ देखी है कि आपको जब भी वैल्यूज प्रिंट करनी होती थी तो हम बार बार नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि यहीं पे मेरा जो वैल्यूज़ है वो उस स्ट्रिंग के साथ मेरी जो भी वैल्यू है या वट एवर द वैल्यू हैज़ बीन कंप्यूटेड वो मेरी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हम प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे, इट एक्ट्स एज अ कॉन्कैटिनेशन। कैसे, आप देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा वेरिएबल लिख दूंगी, दैट इज एक्स। फर्स्ट लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता, और करता है तो कैसे करता है। अब इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं, मेन है, यहाँ पे आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, FIRST A इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट, और फिर आप इस फंक्शन को कॉल करो a.add। लेट्स सी एरर, द एडिशन वैल्यू इज 7। सो सी, एक फंक्शन तो हम ऑलरेडी बहुत सारे अभी तक पढ़ चुके हैं और हमको शायद उसका एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ में भी आ जाता है कि आपको किसी भी फंक्शन को लिखना है तो उसके आगे 2-3 चीज़ें आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करेगी। एक तो होगा उसका एक्सेस स्पेसिफायर, एक होगा उसका डेटा टाइप, वो कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उस फंक्शन का नाम। यहाँ पे हमने एक जो नई चीज़ सीखी थी वो था ये प्लस ऑपरेटर, यानी अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स अगर जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो मुझे लिखना है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज, और उसी के साथ आप वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे प्लस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ये प्लस आपके एज अ कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। अब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि एक बार जब आप उस चीज़ को समझते हैं तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बनाया है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। क्या हो अगर मेरा ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, यानी मैं अगर वॉइड की जगह लिख देती हूँ इंटीजर, तो ये इंटीजर वैल्यू जब रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा। हम इस लाइन को लिख देते हैं, यहाँ से हटाएंगे, Ctrl+X Ctrl+V, यहाँ पे आप लिखिए y इक्वल्स टू a.add। अब ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप लिखेंगे रिटर्न x। अब ये x वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली, जैसे एक इसका एग्जांपल ये होता है कि लेट्स सपोज 2 पीपल आर प्लेइंग, वो बॉल से खेल रहे हैं, तो जब आप उस बॉल को थ्रो करोगे तभी वो दूसरा पर्सन उसको कैच कर पाएगा, राइट? ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉल लेके हम खड़े हैं और हम खेल, तो वन पर्सन इज थ्रोइंग द बॉल एंड अदर वन इज कैचिंग द बॉल, तो आप यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो जब वो रिटर्न हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं मेन प्रोग्राम के अंदर कलेक्ट भी किया जाएगा। तो आप कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, आप एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो। तो जब आप एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करोगे तो आप उसको कलेक्ट भी किस में करोगे, एक इंटीजर में ही कलेक्ट करोगे। यानी जब आपने x रिटर्न किया, x का रिटर्न टाइप इंटीजर था, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इंटीजर y, तो y में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैच हो जाएगी। जो भी वैल्यू वहां से आप उस सिस्टम ने भेजी या उस फंक्शन ने भेजी, वो वैल्यू आपके y में आके स्टोर हो जाएगी, और फिर आप इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+S। सो सेम प्रोग्राम है, लिखने का तरीका ही सिर्फ चेंज हुआ है। वहाँ वो फंक्शन पहले कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, और यहाँ पे मेरा एक जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है, और अब आप उसको एज अ कोई भी डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्लस करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रहता है आपका मेथड, और मेथड को कैसे बनाया जाता है। मेथड को बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेजर स्टेप्स याद रखने हैं। जो मेजर सिंटेक्स रहता है वो होता है उसका एक्सेस स्पेसिफायर। अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर ले लेगा। उसके बाद होता है उसका फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है, वो कैसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, उस फंक्शन का नाम, उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, और फिर आता है आपके फंक्शन की बॉडी।
अब यहाँ पे एक चीज और नई देखने को मिल रही जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। अब ये पैरामीटर क्या होता है? जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस के आगे हमने एक डेटा टाइप मेंशन किया था वॉइड। ये वॉइड का मतलब क्या होता है? हम इसको कंटिन्यूसली यूज तो करते हैं लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता होता। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WStudio। वॉइड एक क्या है? एक ऐसा कीवर्ड है, ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड है। जब हम इसको प्रोग्राम में लिख रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा, तो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो वहां पे वॉइड का क्या सिग्निफिकेंस रहता है? इट्स बेसिकली सेइंग कि आपका जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, तो वो खाली है। जब हम कहते हैं वॉइड ग्लास, दैट मीन्स एन एम्प्टी ग्लास, हम एक खाली ग्लास की बात कर रहे हैं। फंक्शंस का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका फंक्शन कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो इन दैट केस हमें वहां पे वॉइड लिखना जरूरी होता है। तो बेसिकली वॉइड जो होता है एक ऐसा कीवर्ड होता है जो ये डिनोट करता है कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं कि एक बहुत ही यूनिक थिंग होती है कि जब तक हम फंक्शन बना रहे थे हम उसके अंदर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर ही काम हो रहा था। क्या हम इन फंक्शंस के अंदर कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं क्या? दैट मीन्स मैं क्या इन फंक्शंस के साथ कोई और वैल्यूज पास करके इनको कॉल कर सकती हूँ और इनके साथ प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ क्या? तो लेट्स जस्ट सी, एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। तो इसी प्रोग्राम पे जाऊंगी मैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये वाला फंक्शन लिखा था। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ये मेंशन करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगी a प्लस b। ओके, फिर आप यहाँ पे इंटीजर m इक्वल्स टू 9 एंड इंटीजर n इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2। यहाँ पे मैं लिखूंगी m s। लेट्स सी ये क्या हुआ। एक कोड को अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगी कि हमने किया क्या है। जब मैं इस कोड को बना रही थी तो मैंने यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सी चीज की। मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला स्टेटमेंट यूज किया जो कि हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जब भी आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन के हेडर के साथ, यानी जो उसकी फर्स्ट हेडिंग है जहां आप उसको सब कुछ डिनोट करते हैं, आप उसके साथ कुछ वैल्यूज उसके अंदर पास करते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज आप इन द एंटायर प्रोग्राम में उसको यूज कर रहे हो, बट ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर ही ये यूज होगी। यानी a और b को आप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो a और b आपके कहलाते हैं पैरामीटर्स। सिमिलरली जब आप अपने मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं जहां पे आपने स्टेटमेंट को कॉल किया है, यानी इस फंक्शन को कॉल किया है y इक्वल्स टू एट m और n, तो ये m और n क्या है? ये m और n आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। ये वैल्यूज ही है जो आपके प्रोग्राम के अंदर जाएगी और जाके ऐड होगी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ये तो आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स a and b आर कॉल्ड एज। और अगर आप इनकी बात करते हैं m और n, तो ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो पैरामीटर्स आर बेसिकली स्पेसिफाइड विद द मेथड नेम इनसाइड द पैरामीथेसिस। तो ये जनरली आपके कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक से ज्यादा ही पैरामीटर्स प्रोवाइड कराने, आप एक पैरामीटर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, आप दो पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज आप पास करेंगे उनको आप आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज दी आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि वो ही तो एक्चुअल वैल्यू है ना। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअल वैल्यू कौन स्टोर करके लेके जा रहे हैं? m और n आपके फंक्शन ऐड में जाते हैं और वो दोनों वैल्यूज वहां पे ऐड होके आपको ऑब्टेन होती। तो आपके m और n तो हो जाएंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स और a और b आपके कहलाएंगे पैरामीटर्स। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स ऑल्सो। आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो वहां पे भी आप इनको यूज करोगे। एक जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे तो ये तो जो फंक्शंस हो गए ये सब आप बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड क्यों? क्योंकि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को बनाता है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस या मेथड कौन से होते हैं? जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जावा के खुद के फंक्शंस होते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।
जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एलएन और प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो इन फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी रहती है कि ये आपको पर्टिकुलर चीज स्क्रीन पे प्रिंट करके देते हैं, जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, तो ये आपके एक फंक्शन हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस अवेलेबल है, जिनको हम बीच बीच में काफ़ी सारा रिवाइज करते रहेंगे और उन मेथड्स को हम लोग यूज़ भी करते रहेंगे। बहुत सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, फिर आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, अरेज से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो देर आर द लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जावा की लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी है और आपको बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल करवाती है काम करने के लिए। तो इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी, बट हाँ, बीच बीच में हम उन सारे फंक्शंस को यूज़ करते रहेंगे और उनको यूटिलाइज भी करते रहेंगे, जिससे वी आर एटलीस्ट जो बेसिक मेथड्स हैं हमको वो पता रहे। तो दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस और एक होता है इनबिल्ट फंक्शंस, या हम जिनको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो जावा की खुद की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। एज पर योर नीड चेंज आपका फंक्शन का कोड भी चेंज होता है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो मेजर थिंग होती है, एक होती है पैरामीटर्स और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स वो वैल्यू होती है जो आपके फंक्शन के हेडर के अंदर मेंशन होती है, और आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो आप एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, जिस पे काम होता है सारा, यानी जिस पे जितनी भी प्रोसेसिंग होती वो सारी की सारी आपके आर्ग्यूमेंट्स पे होती है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं और नहीं भी रिटर्न करते हैं। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वॉइड मेंशन करते हैं। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो डेटा टाइप हम मेंशन करेंगे कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जब वो कोई फंक्शन आपकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको मेन प्रोग्राम के अंदर कैच भी करनी पड़ेगी। तो जैसी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो ही डेटा टाइप वैसे ही डेटा टाइप उस पर्टिकुलर वैल्यू को कैच करेगा या होल्ड करके रखेगा। तो ये आपका एक कहते हैं ना मेथड से रिलेटेड एक जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शंस और फंक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारी टर्म्स आती है, जिसको हम कमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। हमने जब प्रोग्राम पढ़ा तो हमने एक चीज नोटिस की कि आपने एक फंक्शन बनाया ऐड का, जिसके अंदर आपने दो पैरामीटर्स को पास किया, ए और बी। वो दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के थे। इफ अ क्वेश्चन कम्स या इफ अ सिचुएशन कम्स जहाँ पे आपको इन पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ रहा है, यानी द पैरामीटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। इवन ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम आप एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दो पैरामीटर्स भी पास करने पड़े। तो ये क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं जावा के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS Q-Tech। मल्टीपल पैरामीटर्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और बहुत सारे पैरामीटर्स। तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ऐड के अंदर दो पैरामीटर्स को पास किया, जिसके अंदर था हमारे पास ए और बी, और वो दोनों ही इंटीजर टाइप के थे। व्हाट अबाउट द केस जब मेरे पास दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, कैसे? एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है पब्लिक वॉइड माई फंक्शन, और यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ एक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, मैं एस नेम लिख रही हूँ, और इंटीजर एस एज। ठीक है, यहाँ पे आए मैं उन वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रही हूँ, system dot out dot print ln, और आप यहाँ पे लिखोगे the name is plus s name, ओके, एंड फिर से आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे, फिर लिख दीजिए एज इज। अब एज हमको मेंशन करनी है तो मैं यहाँ पे कोलन लगा के वापस से प्लस एज लिख दूंगी। तो यहाँ पे हम एक चीज सीख रहे हैं कि जो आपका प्लस होता है वो एज अ कॉन्कैटिनेशन के जैसे काम करेगा, यानी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू और जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है उनको ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। तो लेट्स सी, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ कॉल करूंगी। तो मैं फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, f1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, न्यू FIRST, और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी f1 डॉट। फंक्शन का क्या नाम है? फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले वैल्यू जो पास कर रही हूँ मैं कर रही हूँ लीना, और मैंने उसकी एज पास की है 10। सिमिलरली मैं इनको कंट्रोल C कर रही हूँ, कंट्रोल V, F1, F2, 3, 2, 3, और वैल्यूज चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रिस, ओके, लेट द एज बी 12, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, राइट, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमने पास करी। तो मल्टीपल वैल्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू। 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मैंने,
इसमें फर्स्ट की वैल्यू है लीना एंड 10, सेकेंड में नाम है क्रिस और उसकी एज है 12, और थर्ड में एज है 14 और नेम है रायन। लेट्स सी ये फंक्शन क्या, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। ओके, हमने एस एच लिखा है, हम यहाँ पे भी एस लिखेंगे। ये सिली मिस्टेक्स आई सपोज। सी लीना एंड एज इज दिस, द स्पेस इज मिसिंग, लेट्स जस्ट ऐड द स्पेस बिकॉज, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा भी ऐड कर देते so that it's better to understand the program. See now, name is Lina, age is 10, name is Chris, age is 12 and name is Ryan, age is 14. तो यहाँ पे जब हमारे जो मल्टीपल पैरामीटर्स थे वो डिफरेंट टाइप के थे, एस नेम, एस एज। आप और भी पैरामीटर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर आप इसको या दो ही पैरामीटर यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स आपके प्रोग्राम में क्या फंक्शनैलिटी पूछी गई है, आपको अपने प्रोग्राम में क्या फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है और उसको ऐड करने के लिए आपको कितने पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो एज पर दैट आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर एक चीज को मैं क्लियर करती हूँ, तो जो आपके एस नेम है, एस एज है, या अगर हम कोई और भी लिखते हैं इस केस के अंदर, तो ये सारी की सारी आपकी पैरामीटर्स कहलाते हैं, जो एस नेम और एस एज है। लेकिन जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे वो होते हैं लीना 10, क्रिस 12, रायन 14। तो ये एक आपका कैटेगराइजेशन होता है जो हमको इजीली बता देता है। वी हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स आपके पास दो थे, एस नेम और एस एज। दोनों की वैल्यूज टोटली डिफरेंट थी, एक आपकी स्ट्रिंग थी और दूसरा आपका इंटीजर था। अगर आपको इसके अंदर कुछ और पैरामीटर ऐड करना है, लेट्स सपोज आप क्लास ऐड करना चाहते हो तो आप क्लास भी लिख सकते हैं। आप ग्रेड एंटर करना चाहते हैं, आप ग्रेड एंटर कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट की कोई हॉबीज एंटर कराना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स आप इजीली उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप उन वैल्यूज को पास करके आप अपनी वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू मल्टीपल पैरामीटर्स। हम जावा के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन और उन पॉइंट्स को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब हमने इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था जिसको हमने बोला था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जब हमने इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने बोला था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है और ये ही आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या हम जिसको बोलते हैं कि यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट होता है, द मेन फंक्शन। लेकिन इसके आगे हमने कीवर्ड यूज किया था जिसको हमने बोला था स्टैटिक। तो अब ये स्टैटिक कीवर्ड है क्या, और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है और फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो अगर मैं एक स्टैटिक कीवर्ड्स की बात करती हूँ कि ये एक कीवर्ड है और ये एक बेसिकली ऐसे मेथड्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प करेगा जिनको आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। यानी आप क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बनाते हैं हम उनकी प्रोग्रामिंग में भी देख चुके हैं कि जब भी आप उन मेथड्स को बनाएंगे, अगर आपको उनको कॉल करना है तो आपको उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स होंगे जिनको आप बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल करेंगे। वो कॉल कैसे होते हैं, तो वो कॉल होते हैं सिर्फ क्लास के नाम और डॉट के साथ कॉल करते हैं। तो ये जो ऐसे फंक्शंस होंगे जो आप चाहते हैं कि हम विदाउट दी एक्सेस ऑफ क्लास, यानी ये होते क्लास के अंदर ही है लेकिन आप इनको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे मेथड के लिए काम में आता है जिसमें आप यूज कर सकते हैं कोई भी आपको फंक्शनैलिटीज यूज करनी है, या आप चाहते हैं कि कुछ आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को भी स्टैटिक फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे स्टैटिक मेथड इन जावा इज दैट इज पार्ट ऑफ अ क्लास रादर देन एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास ओनली एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैज एक्सेस टू दैट मेथड। सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स हैव एक्सेस टू क्लास वेरिएबल्स। आप उन क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओनली स्टैटिक डेटा कैन बी एक्सेस बाय द स्टैटिक मेथड। यानी जो आपके नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। जो भी आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स जो होंगे वो डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। अब इन दोनों के अगर हम बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इंस्टेंस मेथड होते हैं जो हमारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं जिनको हम इंस्टेंट मेथड भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स भी बोलते हैं हम उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन स्टैटिक मेथड्स को जरूरत नहीं पड़ती है। आप सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मेथड्स सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं। द मेथड्स कैन बी एक्सेस ओनली बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है विद अ डॉट एंड देन यू कैन कॉल द फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो आपके स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं। ये एक पास बाय वैल्यू प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं, और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो पास बाय रेफरेंस के थ्रू होते हैं।
अब एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं कि क्या इनका डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं। मैं क्विकली अपने सबलाइम टेक्स्ट में मूव करूंगी। अब जब आप इस प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स को कैसे बनाएंगे। तो जब भी आप कोई स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हैं तो उसके आगे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, दैट इज योर स्टैटिक। जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो भी एक स्टैटिक मेथड ही है। क्यों है वो स्टैटिक मेथड? क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपको उस मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। जो आपका मेन मेथड है उसको कौन कॉल करेगा? जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उस टाइम पे कौन ऑब्जेक्ट बनाएगा क्लास का, एंड हु विल कॉल द मेथड? तो उस केस में हम लोग मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं। तो जब भी आप जावा और क्लास लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्टैटिक फंक्शन यानी जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करेगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड कि हम क्यों मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं। एक बार देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट मेथड्स होते तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एक सिमिलर सेम क्लास में लूंगी। मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड बना देती हूँ। लेट्स सपोज मैं बनाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, मैंने ये एक फंक्शन बनाया है और मैं इसके अंदर कुछ भी सिंपल कोडिंग लिख रही हूँ। आई एम नॉट एडिंग मच ऑफ द फंक्शनैलिटी। सिस्टम डॉट आउट डॉट println और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देती हूँ स्टैटिक मेथड इन फर्स्ट क्लास। ठीक है, आप यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन का इंपॉर्टेंस सबको पता होनी चाहिए कि इट इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट योर स्टेटमेंट। अब हम आते हैं इस हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। जब हम बोलते हैं कि मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास कोई दूसरे फंक्शंस होते हैं, आपको उनको कॉल करना पड़ता है, राइट। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम एक दूसरा फंक्शन भी बना के देख लेते हैं, नॉर्मल वॉइड लेट्स से फन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मैं यहाँ लिखूंगी नॉन स्टैटिक फंक्शन इन फर्स्ट क्लास। क्लियर? और यहाँ सेमीकोलन से हम लोग हमारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फर्स्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है f1 इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे आप fi ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन के थ्रू ही हम हमारे दोनों फंक्शंस को कॉल करते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और दूसरा हम लिखते हैं f1 डॉट फन। दोनों फंक्शन मैंने लिख दिए हैं। लेट्स सी हमारे कौन से फंक्शंस चलते हैं, कौन से फंक्शंस नहीं चलते हैं। ओके, सेव नहीं हुआ है, Ctrl S। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। एक मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाया है, दैट इज स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, एंड एक दूसरा फंक्शन बनाया है मैंने वॉइड फंक्शन। तो जो आपका स्टैटिक फंक्शन है डिस्प्ले और एक दूसरा फंक्शन है आपका फन, दैट इज अ सिंपल फंक्शन, वो स्टैटिक नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इन फंक्शंस को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। मैंने पहले इन दोनों फंक्शंस को विद द ऑब्जेक्ट कॉल किया है। क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस है, दे आर पार्ट ऑफ ए क्लास, तो आप उनको इंस्टेंस के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। क्या हम कॉल कर सकते हैं या नहीं, पहले ये चीज देख लेते हैं। ओके, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे हम एक कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। जैसे आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करेंगे, आप ये स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में या डेटा मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज बोली जाएगी कि स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप इन क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी लेते हैं तो आप इनको इजीली कॉल कर सकते हैं, देयर इज नथिंग एज सच। लेकिन क्या मैं इसको बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। यानी मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, तो क्या ये कॉल होगा? लेट्स सी। वापस रीरन करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक फंक्शंस थे आप उनको डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं। अब ये डायरेक्टली कॉल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सेम क्लास के अंदर है, उसी क्लास के अंदर फंक्शन है आपका डिस्प्ले, तो वो इजीली यहाँ पे रिकग्नाइजेबल है। यही अगर आपके पास कोई दूसरी क्लास में सेम फंक्शन होता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास ऐड कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ क्लास सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक वॉइड लेट्स सपोज मार्क, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println और आप लिख दीजिए सेकेंड क्लास स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। यानी आपकी ये सेकेंड क्लास है जिसके आप स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देती हूँ। लेट्स सी। अब इसके मेन के अंदर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसका ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया है, तो क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकती हूँ क्या। इट्स मार्क सी नाउ। मार्क ये
सिंबल है ये इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है क्योंकि इसकी क्लास जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करें इस केस में, क्या मैं इसको क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकती हूँ? क्योंकि आपकी क्लास का नाम सेकंड है तो मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकती हूँ। लेट्स सी, अगेन सी, कैन नॉट फाइंड सिंबल। एक बार वापस देख लेते हैं, ये सेव नहीं हुई है, सेकंड नहीं है, हमने गलत जगह लिख दिया सेकंड, SECOND, सेकंड डॉट मार्क यहाँ आएगा सी नाउ। तो एक स्टैटिक फंक्शन की जो बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी आपने देखी होगी कि आप इसको क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। पहली चीज, जो आपके नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, आप बिना उनको ऑब्जेक्ट्स के कॉल नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे एक और फंक्शन है दैट इज फन, तो क्या इस फन वाले फंक्शन को मैं बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकती हूँ क्या? लेट्स सी नाउ। तो ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, ये आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं देते हैं, आपको इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। लेकिन जो आपके स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे अगर आप सेम क्लास बात कर रहे हैं, विद इन द क्लास है, जैसे क्लास फर्स्ट है, आप उसी के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लास के नाम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। लेकिन एक डिफ्रेंसिएशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो एक क्लियर डिफरेंशिएशन हमको दिखता है कि आपके जो नॉन स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही है इन एनी केस। लेकिन जो आपके स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, दे कैन बी कॉल्ड विथ योर, इट विल नॉट रिक्वायर एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कॉल्ड विद द क्लास नेम। और अगर आप विद इन द क्लास बात करें, यानी आप सेम क्लास के अंदर ही उस स्टैटिक फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तब तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, यू डोंट इवन रिक्वायर दी क्लास नेम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स का, ये क्लियर हो जाता है। और आपके जो एक माइंड में डाउट आता है कि क्यों हमारा मेन स्टैटिक होता है, तो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मेन इसीलिए स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए? तो यहाँ पे हम मेन को एक स्टैटिक कीवर्ड दे देते हैं सो दैट एक ईजी रेस्ट रहती है। और जैसे ही आप जब यहाँ पे हमने जब एग्जीक्यूशन किया, तो जैसे ही हम यहाँ पे, इसमें अभी एरर है, इसको हम एरर को रिमूव करते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए F1 डॉट कंट्रोल S। तो यहाँ पे जब आप लिखते हैं जावा फर्स्ट, ये फर्स्ट आपकी क्लास फाइल होती है। तो जब आप इसी क्लास फाइल को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका मेन फंक्शन कॉल हो जाता है, जो कि आपका ड्राइवर फंक्शन होता है, जो आपके पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है। तो दिस इज समथिंग, ये एक कैटेगराइजेशन होता है, एक डिफ्रेंसिएशन होता है जो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो आपके जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं, क्या वो उनको एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेती हूँ, लेट्स सपोज इंटीजर ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 10। अब मैं यहाँ जाती हूँ जो मेरा स्टैटिक फंक्शन है, और मैं यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर देती हूँ। हमने इस चीज़ को पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर, मैं प्लस करके उस वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ। क्या ये ए को एक्सेस कर सकता है क्या? लेट्स जस्ट सी। तो देयर इज एन एरर। अब ये एरर क्या बोल रहा है, एक बार, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, राइट? यानी जो आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको स्टैटिक फंक्शंस नहीं एक्सेस कर सकते। तो क्या इसको स्टैटिक फंक्शन में हम इजीली कॉल, नॉन स्टैटिक फंक्शन में कॉल करके देखते हैं, क्या ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा? प्लस ए, कंट्रोल एस, परफेक्ट, सी। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो एक जो वेरिएबल होते हैं आपके, जो स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका एक जो आपके स्टैटिक फंक्शंस होंगे वो कॉल नहीं कर पाएंगे। स्टैटिक, अगर मैं इस वेरिएबल को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं, लेट्स सपोज अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं, तो क्या चेंज होता है? सी नाउ, यहाँ पे उसने एक्सेस कर लिया, जो आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन था वो स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। तो इसकी तक यहाँ पे हम करें तो अब सी नाउ, तो इट इज क्लियर, जो आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको क्लास के अंदर कहीं पे भी कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको स्टैटिक फंक्शंस कॉल नहीं कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज आप यहाँ इंट ए लिखते हैं, ठीक है, और आप अपने मेन में आ जाते हैं, क्योंकि मेन भी आपका स्टैटिक फंक्शन है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आप यहाँ पे सिंपली ए लिख रहे हो, आप ए को एक्सेस करना चाहते हो, तो ये यहाँ पे क्या एक्सेस हो जाएगा क्या? कैन यू सी द रेफरेंस अगेन? तो जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे, जैसे अभी आपने डिक्लेयर किया है ए को, उसको कोई भी स्टैटिक फंक्शंस एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, थोड़ी सी कंफ्यूजन लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं कि मेन के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर कंसेप्ट जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, तो एक तो स्टैटिक, जब आप कीवर्ड लगा देते हैं किसी भी फंक्शन के आगे, तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप करते हैं देन इट्स फाइन, बट आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं तब आपको क्लास नेम की भी ज़रूरत नहीं है। जहां आपकी क्लास चेंज हो जाती है और अगर आपको उस फंक्शन को कॉल करना है जो कि स्टैटिक है, तब आपको क्लास का नाम लिखना ज़रूरी होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी हमारे पास इंटीजर ए है, इनको स्टैटिक फंक्शंस नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। रेस्ट जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर फंक्शनैलिटी होती है जो हम करते आए हैं अभी तक, वो एप्लीकेबल होती है। बट ये एक बहुत ही डिफरेंट सा इसका कैटेगराइजेशन समझ सकते हैं या एक डिफ्रेंसिएशन समझ सकते हैं दोनों के बीच में। सो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक ऑलरेडी क्लियर, वाई मेन इज कॉल्ड एज स्टैटिक ये भी क्लियर है। तो अब शायद हमारे पास इस लेवल पे हम आ जाते हैं कि जब भी हमारे पास कोई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें पुटअप करेगा तो हमारा कंसेप्ट वहां पे क्लियर होता है। ऊप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, या आपने पढ़ा भी होता है कोड रीयूजेबिलिटी। अब ये रीयूजेबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है और ओवरलोडिंग का क्या कंसेप्ट होता है? देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ का एरिया निकालने के लिए, तो जब हम एरिया, किसी भी फिगर का एरिया निकालते हैं, तो वो एरिया या जो फिगर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट? यू कैन हैव अ फिगर ऑफ सर्कल, आपके पास स्क्वायर हो सकता है, आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, आपके पास ट्राइंगल हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे फिगर्स होते हैं। तो क्या मैं इंडिविजुअली सबके लिए मेथड लिखूंगी और मुझे क्या उनको इंडिविजुअली कॉल भी करना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने यूज किया था रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी का मतलब आपके पास एक ही चीज को आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज करना चाहते हैं, बट ये रीयूजेबिलिटी तो कोड की रीयूजेबिलिटी बात होती है जब हम मेथड्स को बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग यहाँ पे क्या आती है? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये होता है कि जब आप कोई एक फंक्शन बनाते हैं तो उसी एक नाम के फंक्शन के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अटैच कर देते हैं। हो सकता है आपने डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप अटैच कर दिया होगा। तो उससे क्या होगा कि आप एक ही फंक्शन बनाते हैं और उस एक फंक्शन के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके अपने एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कुड बी एन एरिया, इट कुड बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर एग्जाम। यानी जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया एग्जाम्पल में, जैसे इन माई मेथड, जिसमें एक एक्स पैरामीटर आपने प्रोवाइड किया, फिर फ्लोट के अंदर आपने फ्लोट किया, डबल के अंदर आपने 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे जो आपका डेटा पास होता है, तो पैरामीटर्स जो पास होंगे वो डिफरेंट होंगे, प्लस उनका नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है किसी एक फंक्शन के अंदर आपने एक ही पैरामीटर पास किया और हो सकता है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए। अब इनको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी सिंपल वही फर्स्ट क्लास को यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहती हूँ एरिया, जो मेरी वैल्यू रिटर्न करता है डबल। ओके, डबल एरिया, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं डबल एरिया। और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर पास कर रही हूँ, लेट्स सपोज डबल आर, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखेंगे कि डबल एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये मेरा एरिया हो गया सर्कल का। तो यहाँ पे इसको हम कॉल कैसे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ मेरे इस क्लास का, दैट इज नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, फर्स्ट f1 इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट। आपने ऑब्जेक्ट बना दिया एंड फिर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे f1 डॉट एरिया। लेकिन जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे आपको एक पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स सपोज 2.1, एक जनरल पैरामीटर पास कर रही हूँ मैं। अब ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो हमने उसको लिखा है यहाँ पे डबल, राइट? तो यानी ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट तो लिखा नहीं, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न। किसको रिटर्न कर रहे हैं हम? एक्स को। अब जब वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कैच करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिर से डबल एम, या आप यहाँ पे लिखेंगे एम इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जिस टाइप के डेटा को आप वहां से फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं आप उसे कैच भी उसी टाइप में करेंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे डबल रिटर्न कर रहे हो और आप यहाँ पे इंट में कैच करेंगे। क्यों होगा एक बार ये भी देखेंगे, बट पहले एक बार इसको समझते हैं, देख लेते हैं पहले हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। ओके,
अब क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट ही नहीं की है। तो मैं लिखूंगी system डॉट आउट डॉट println और वैल्यू हम लिख देते हैं m। कंट्रोल एस, फिर से रन कर लेते हैं, तो आपके एरिया आ गया। अब अगर यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है x जो कि डबल की है, सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देती हूँ, तो क्या होता है? लेट्स सी। यहाँ आपने इफ यू रिमेंबर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने बोला था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो टाइप्स की होती है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिक कंपाइलर करता है और वो हमेशा छोटे से बड़े में होती है, यानी इंटीजर से फ्लोट या इंटीजर से डबल उसमें कन्वर्ट होगी। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा टाइप जो रिटर्न हो रहा है वो एक बड़ी वैल्यू दैट इज डबल, और आप उसको एक छोटे डेटा टाइप में कैप्चर करना चाहते हैं जो कि इंट, तो ये आपको एक कंपाइल टाइम एरर देगा। और इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बट हम उस चीज़ को भी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम हमारे ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो हम उसको डबल ही कर लेंगे। तो ये आपका एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया। अब हमने कहा ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास जो फंक्शन अवेलेबल होता है वो सेम रहता है, जो उसका नाम होता है वो सेम रहता है, ओनली एंड ओनली द पैरामीटर्स एंड द डेटा टाइप और द रिटर्न टाइप चेंजेस। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं एक दूसरा बना लेती हूँ इंटीजर, लेट्स सपोज एरिया, जिसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ इंटीजर m, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि सर्कल तो हम कर ही चुके हैं, इंटीजर n ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटीजर x कर लेते हैं एंड x इक्वल्स टू m क्रॉस n एंड रिटर्न x। यहाँ पे हम लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट println द एरिया ऑफ द सर्कल इज, और यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस का साइन। सिमिलरली इंटीजर k कर लीजिए एंड k इक्वल्स टू, सिस्टम को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को हम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा f1 डॉट एरिया, दो वैल्यूज पास करनी है, लेट्स सपोज मैं 5, 10 पास करती हूँ एंड अगेन लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन, कंट्रोल सी वी, और यहाँ पे हम m की जगह लिखते हैं k, ठीक है, कंट्रोल एस। तो एरिया ऑफ का सर्कल भी आपको मिल रहा है और एरिया ऑफ, ओके हमने सर्कल लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको रेक्टेंगल कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल एस। तो आपके पास दोनों का एरिया आपको ऑब्टेन हो जाता है। दैट मीन्स फंक्शन बार बार नाम चेंज करने की आपको ना जरूरत पड़ेगी और ना आपको फंक्शन को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि आपके एक फंक्शन का नाम है एरिया, अब उसके अंदर आपको पैरामीटर्स चेंज करने, तो एज पर पैरामीटर्स आपका फंक्शन कॉल होगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका मेथड ओवरलोडिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्योंकि ये एक तरह से आपको एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप एक टाइप का फंक्शन एक ही नाम से बना सकते हैं, बट यू कैन पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स एज पर योर नीड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। देयर आर एट टाइम्स, ऐसा कई बार होगा जब आप अपने प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको कई सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। जनरली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो वहाँ पे हम कैसे रेफर करेंगे, तो उस चीज़ को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं दिस कीवर्ड की बात करती हूँ तो ये उसी करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए काम में आता है जिसने उस मेथड को या फंक्शन को कॉल किया है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे अपने बोर्ड की स्क्रीन पे, तो ये दिस रेफरेंस वेरिएबल जहाँ पे आपको स्टेट बिहेवियर, यानी ये किसको कॉल कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने एक फंक्शन को कॉल किया है उस फंक्शन के अंदर अगर आपको उसी ऑब्जेक्ट को रेफर देना है तब आप दिस का यूज़ करोगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है कि इनिशियल वे में शायद नहीं भी समझ में आए, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे और जब हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत कंसेप्ट यूज़ होता है, तो इसलिए उस कंसेप्ट को यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन हम ज़रूर देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि यूसेज ऑफ जावा का दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कैसे यूज़ करना है इसका प्रोग्राम देखेंगे। चलिए, तो मेरे पास एक क्लास है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इंटीजर x, ठीक है। ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल है, मैंने इसको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है। अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ पब्लिक, लेट्स सपोज डिस्प्ले, ठीक है। हम यहाँ पे void लिख लेते हैं, या ठीक है मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेती हूँ डिस्प्ले और मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रही हूँ x,
तब आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेमीकोलन लगाएंगे। आप मेन के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट का f1 इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो न्यू फर्स्ट, ठीक है। और अब आप इसी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे f1 डॉट डिस्प्ले, जिसमें आपने वैल्यू पास की है 10, ठीक है। फिर आप लिखेंगे सिस्टम और आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। और आप नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए सिस्टम आउट println f1 डॉट x। लेट्स सी पहले तो ये काम करता है कि नहीं, एंड देन वील अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। परफेक्ट, सी काम कर रहा है प्रोग्राम। अब इसका फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो आपने अपना डेटा मेंबर बनाया है वो भी x है और जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो भी x है, तो उस केस में क्या होता है कि हो सकता है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए कि हम कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हमने यहाँ पे एक दिस डॉट एक्स यूज किया है। यानी जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, तो हमने ये फर्स्ट ही चैप्टर्स में पढ़ा था कि जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया f1, तो f1 के पास ऑटोमेटिक मेमोरी अलॉट हो जाएगी किसकी, उसके डेटा मेंबर की। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है f1, तो f1 के पास ऑटोमेटिक मेमोरी में एक वेरिएबल आ जाएगा जिसका नाम होगा x, क्योंकि वो क्लास का ऑब्जेक्ट है f1 और x जो है वो क्लास का डेटा मेंबर है, तो ये f1 के साथ हो जाएगा। अब जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं तो आपने पैरामीटर क्या पास किया, 10, तो ये 10 यहाँ आता है। तो आप लिख रहे हैं दिस डॉट एक्स। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन से x की वैल्यू मुझे किस में असाइन करनी, तब यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। दिस डॉट एक्स मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके x में ये वैल्यू असाइन कर दीजिए। यानी पहला ऑब्जेक्ट था हमारा f1, तो f1 डॉट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 10। सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, कंट्रोल सी, मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देती हूँ f2। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए f2 द वैल्यू ऑफ x ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं f2, ठीक है। लेट्स जस्ट रन इट। ओके, हमने वैल्यू चेंज नहीं की है। 10 से हम यहाँ पे 50 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, सो दैट डिफरेंशिएशन ईजी रहेगा। तो अब अगर इस फंक्शन को हम जब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो वो x में कंफ्यूज हो जाएगा, कौन से x की वैल्यू किस में असाइन करनी है। तो यहाँ पे दिस डॉट एक्स, तो जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे f1 डॉट डिस्प्ले, तो f1 डॉट एक्स में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 10। जब आप फंक्शन कॉल करोगे f2 के थ्रू, दैट इज f2 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 डॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80। तो हमने जब दिस को पढ़ा था तो हमने पहली लाइन यही पढ़ी थी, जब भी आपको करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करना होता है तब हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल था। दिस कीवर्ड को हम जब भी रेफर करते हैं करंट क्लास के इंस्टेंस को यूज करना है, तो ये आपके करंट मेथड को भी इम्प्लिसिटली कॉल करता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स में इसका यूसेज सबसे ज़्यादा होता है, तो अब कंस्ट्रक्टर्स हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम इसको यूज़ करेंगे। ये कई बार जब आपके फंक्शंस होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, जब आपके पास फंक्शंस होते हैं तो फंक्शंस के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक जो आपने एज अ पैरामीटर पास किया और एक जिसने उस फंक्शन को इन्वोक किया। तो वहाँ पे भी अगर आपको किसी एक इन्वोकिंग फंक्शन को रेफर करना है तो आप दिस कीवर्ड को, या इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को रेफर करना है तब हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर में भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और आपको करंट क्लास का अगर इंस्टेंस रिटर्न करना है कहीं पे तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड के काफ़ी सारे यूसेज हैं। ये जो एग्जांपल था एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आपको करंट ऑब्जेक्ट के उसको इंस्टेंस को रेफर करना है या करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करना है तब हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब यूजेबिलिटी तब हम सीखेंगे जब हम इसको समझ पाएंगे। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारा जो दिस होता है वो काम किसके लिए आता है, एंड देन वील मूव ऑन विद द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कीवर्ड। तो जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम दिस कीवर्ड की एप्लीकेशंस भी सीखेंगे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू WS Cube Tech। जब भी हम कोई वेरिएबल्स की बात करते हैं या जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास ऐसा कई बार स्टेट आती है कि हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं और कई बार हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये क्या कहलाता है, तो दिस टर्म इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। जब हम स्कोप ऑफ अ वेरिएबल की बात करते हैं यानी हम ये बात कर रहे हैं कि उस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, आप उस वेरिएबल को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो,
या किस लेवल तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जब भी हम स्कोप की बात करते हैं तो एक वेरिएबल होगा, वो कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकता है, वो क्लास के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है, किसी मेथड के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है, या किसी ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है। तो जब भी मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी, मैं कहीं पे भी उसको डिक्लेयर करूंगी, तो मुझे देखना होगा कि उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक रहती है। विजिबिलिटी मतलब वो वेरिएबल कहाँ कहाँ तक विजिबल है। अगर आप उसको किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो डेफिनेटली उस ब्लॉक के बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक विजिबिलिटी मोड कह लो या उसका एक्सेसिबिलिटी मोड कह लो। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर आप वेरिएबल को थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर करते हो तो वो उस प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। लेकिन दिस वेरिएबल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेथड ऑल्सो, मतलब आप किसी मेथड के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैरामीटर ऑल्सो। अगर आप इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं या किसी बॉडी के अंदर कर रहे हैं या किसी ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं तो वहां पे भी हमको देखना पड़ेगा कि इसका स्कोप कैसे चलता है। आप उसको ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, लूप के अंदर भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो मेन फंक्शन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो आप उसको मेन के बाहर डिक्लेयर या उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल की अगर मैं एक जनरल कैटेगरी की बात करूं तो एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है क्लास वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम वापस एक बार क्विक रिवाइज भी कर रहे हैं कि जैसे आपके पास एक क्लास के अंदर आपके पास कोई डेटा मेंबर है, वो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो उसका एक्सेसिबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे पब्लिक आप उसको थ्रू आउट एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड इट कैन बी एक्सेस इन द सब क्लास और पैकेज में, लेकिन आप उसको बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। प्राइवेट तो कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और डिफॉल्ट पैकेज के अंदर एक्सेस हो जाता है लेकिन बाकी कहीं नहीं। बट अगर हम दूसरे वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे हम इंस्टेंस की बात करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होता है तो वो थ्रू आउट द क्लास एक्सेसिबल होता है, और उसकी लाइफ टाइप जब तक रहती है जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है मेमोरी के अंदर। और जो लोकल वेरिएबल होता है वो विद इन द ब्लॉक होता है। तो अब जो क्लास है और इंस्टेंस है ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हम आगे इनको कंटिन्यूसली यूज भी करेंगे। तो वो एक एक्सेसिबिलिटी हम इजीली समझ पाते हैं जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे या जब हम पैकेजेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, ये डिफॉल्ट है या ये पब्लिक है। तो वहाँ हम एक्सेसिबिलिटी ईजी समझ पाते हैं। लेकिन एक ये लोकल वेरिएबल जो होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्लास है फर्स्ट, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर इसको मैं पैरामीटर नहीं डिक्लेयर करती हूँ, मैं सिंपल एक फंक्शन बना रही हूँ जिसमें मैंने लिखा है इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैं लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनसाइड फंक्शन डिस्प्ले, ओके, और आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और x लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं इसी वैल्यू को दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को मैं कंट्रोल C यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। देखते हैं क्या ये एक्सेसिबल है कि नहीं है, पहले इसको चेक करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे इसके अंदर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ C। आपकी तो पहले ही एरर आ चुकी है यहाँ पे कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर जो आपकी क्लास है उसके आपके वेरिएबल x जो है वो नहीं फाइंड हो रहा है, क्योंकि आपने उसको कहाँ डिक्लेयर किया, आपने तो उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया। चलो सिमिलरली अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, कंट्रोल S करते हैं। अब वो मेन के अंदर तो एक्सेसिबल हो रहा है लेकिन जो आपका फंक्शन है वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रही, यानी उस वेरिएबल को आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो ये एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि कोई भी वेरिएबल है अगर आपने उसको वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है या वो उस मेथड के अंदर है तो वो वहीं पे एक्सेसिबल होता है। चलिए एक और चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, इंटीजर m इक्वल्स टू 30 कर लेती हूँ। मैं सिंपल लिखूंगी कंट्रोल C कंट्रोल V इनसाइड अ ब्लॉक, ठीक है, और आप m की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब आप उस ब्लॉक से बाहर आइए, कंट्रोल V कीजिए और यहाँ पे आउटसाइड द ब्लॉक कर दीजिए और इस वैल्यू को m करते हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है या क्या हमारा प्रोग्राम चलता है। C जैसे ही आपने उसको ब्लॉक के बाद लिखा है आउटसाइड द ब्लॉक वाला, वो फिर से आपको एरर दे रहा है।
तो यानी हम इन पर्टिकुलर प्रोग्राम से इतना तो समझ पा रहे हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स होती है, जहां पे आपने उसको डिक्लेयर किया, जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया, ये वहीं पे एक्सेसिबल होता है। अब ये सिस्टम को अगर मैं हटा देती हूँ या इस पर्टिकुलर लाइन को मैं रिमूव कर लेती हूँ और अब देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है क्या। परफेक्ट। सी नो, आपके पास इनसाइड फंक्शन डिस्प्ले भी आ गया 10 और इनसाइड अ ब्लॉक भी आ गया जहां आपकी वैल्यू है 30। तो एक अगर मैं जनरल कंसेप्ट की बात करती हूँ, किसी भी वेरिएबल की बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा एक माइंड कंसेप्ट या एक बहुत ज़्यादा लॉजिक, मतलब कोई बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। हमें सिर्फ एक इतना सा कंसेप्ट समझना है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो जो उसकी एक्सेसिबिलिटी रहती है वो उसी ब्लॉक के अंदर रहेगी। अगर आप उसको उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहते हो तो क्योंकि वो वेरिएबल वहीं डिस्ट्रॉय होता है जहां आपका ब्लॉक खत्म हो जाता है, तो आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेम थिंग अप्लाइज आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे भी करती है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है। आप किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो फंक्शन के बाहर एक्सेस कैसे होगा, क्योंकि उसका तो जब फंक्शन खत्म होता है वो वेरिएबल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट रहेगा ये एक बहुत जनरलाइज कंसेप्ट में रहेगा। क्लासेस के ऊपर जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो विद इन क्लास हमारे डेटा मेंबर्स इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको चेक कर पाते हैं, आप उनको इंटरनली कॉल कर पाते हैं। बट व्हाट अबाउट हमारे पास अगर उन क्लास को आप डायरेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं? अगर वो पब्लिक है तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट है तब आप उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके और हम कमिंग क्लासेस में इसको देखेंगे भी, क्योंकि अब हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्लास कंस्ट्रक्टर्स और उनसे रिलेटेड होंगे। तो वहाँ पे आपके ये क्लास और उनके डेटा मेंबर्स का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। बट ये वाला जो कंसेप्ट है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो ये देखते नहीं है कि वो ब्लॉक कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। और इजीली वो जैसे आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे, या जो आपके इंटरव्यूज में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हम ये ब्लॉक नोटिस नहीं करते और ये बहुत सिली सी मिस्टेक कर लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू नो द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। उस वेरिएबल के स्कोप को जानना, उसको पहचानना और वो कहाँ तक एक्सेसिबल है ये आपको ध्यान रखना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीबॉडी।